Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will study about the method of concentration representation. जैसा कि आपको पता है कि मैंने कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, उसमें कितना सॉलिड प्रेजेंट है उस अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने कुछ मेथड्स बताए थे आपको। उन मेथड्स में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो भेज दी है। आज हम पार्ट 3 की वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम चीज़ों को भूल जाएंगे। तो रिवीजन करते हैं, पिछले हमारे 2 वीडियो में क्या पढ़ाया है और आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको मोल फ्रैक्शन और फॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा। तो हम जो किसी भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डाल के सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका एक कंसंट्रेशन कहलाता है, टर्म्स। उस कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती हैं, जैसा कि परसेंटेज में 3 होती थी, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन जिसे हम पीपीएम कहते हैं, ग्राम पर लीटर कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं, नॉर्मैलिटी कहते हैं, और ये मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी। इतनी यूनिट्स आपको पढ़नी है, आपके 11th क्लास में भी हैं, 12th क्लास में भी हैं, सभी एग्ज़ाम्स में है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है सच एज नीट एंड आईआईटी। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाने चाहिए। तो हम आपको थोड़ा समराइज़ करते हैं जो हमने पढ़ाया हुआ है पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 2 में भी। तो सबसे पहले जो लिखा क्या है, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? You can say we can represent the concentration of solution by percentage, by parts per million, by gram per liter, molarity, molality, normality, mole fraction and formality. Okay? तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको परसेंटेज। 3 तरीके होता है परसेंटेज से रिप्रेजेंट करने के लिए, वेट बाई वेट या मास बाई मास भी कह सकते हैं। W की जगह पर आप स्मॉल m लिख सकते हो, मास बाई मास, या वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसमें इसका एक फार्मूला क्या बनता है, परसेंटेज वेट बाई वेट में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अगर आपको सॉल्यूट का मास दिया जाए, सॉल्वेंट का मास दिया जाए, सॉल्यूट का ऊपर करेंगे, टोटल सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा इंटू 100। ये आपको परसेंटेज में बदल देगा। नेक्स्ट है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड ऊपर लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में कर देंगे, इंटू 10⁻6 में निकालेंगे। जब कोई चीज़ 100 में बात करते हैं तो परसेंटेज होती है, 10⁻6 में देखते हैं तो पर मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन होता है। जैसा कि अगर आपको देखें वेट बाई वेट की अगर बात कर रहे थे तो ऊपर मास होगा, अगर वेट बाई वॉल्यूम होगा तो नीचे वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा तो ऊपर वॉल्यूम हो जाएगा मास की जगह पर। ये पीपीएम हो गया। ग्राम पर लीटर में क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम पर लीटर कहलाएगा। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपके जो 1 लीटर का सॉल्यूशन है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, उसे मोलैरिटी कहते हैं। मोलैलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो, लेकिन वो प्रेजेंट हो नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट में, या नंबर ऑफ केजी कितने केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसे हम मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में यही अंतर है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है। ये कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मैलिटी से। नॉर्मैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, या इसे कह सकते हैं कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे नॉर्मैलिटी। नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे अब इन दोनों टॉपिक को हमें समझाना है, मैं आपको बताता हूँ कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। कि मोल फ्रैक्शन को भी हम समझाते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसको आपको बता दें कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, जैसे मास फ्रैक्शन, मास होता है, मोल फ्रैक्शन में मोल्स हो गया, तो मोल्स निकालना तो आता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स जैसे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमने किसी सॉल्यूट को ए माना, सॉल्वेंट को बी माना, मिला दिया आपस में, तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, मोल्स निकाल लीजिए आप। तो
तो जिसका पूछा जाए मोल फ्रैक्शन, माना ए सॉल्यूट है बी सॉल्वेंट है, तो ए के अगर मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेंगे, टोटल मोल्स नीचे हो जाएंगे। मतलब टोटल मोल्स सॉल्यूशन में दो ही लोगों के हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। तो जिसका पूछा जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स ऊपर कर दीजिएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, सभी आ जाएंगे मोल्स, मतलब आपके सॉल्यूट के और प्लस सॉल्वेंट के दोनों के मोल्स जोड़ देंगे। तो आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालना हो सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूट का निकाला है, अगर बी का निकालना चाह रहे तो बी के मोल्स ऊपर बटे कुल मोल्स नीचे। अगर सॉल्यूशन में दो ही लोग हैं ए और बी तब उसके लिए, अगर तीन लोग होते तो Na प्लस NB प्लस NC हो जाता। और एक बात और बताएं, मोल फ्रैक्शन दोनों का टोटल करेंगे, सॉल्यूट को ए मान लो सॉल्वेंट को बी मान लीजिए, दोनों का मोल फ्रैक्शन टोटल करने पर जो सम आएगा वो हमेशा एक आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। तो यू कैन से द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, यू कैन से इक्वल टू 1। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा एक रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके, और किसी का भी तुम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो सॉल्यूट को या सॉल्वेंट का, वो हमेशा एक से कम ही आएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ फार्मूला मास अपॉन नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। यानी जैसे आपको बता दें मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी फार्मूला मास की बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी बराबर होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों में अंतर क्या, मोलैरिटी पड़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स आते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास में, यहाँ पर गिवन मास अपॉन फार्मूला मास होगा। तो फार्मूला मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। जैसे आपसे हम ये कहें कि NaCl, तो NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसको हम मोलर मास नहीं बोलेंगे, इसका मोलर मास वैसे 58.5 होता है। अगर आप कहो मोलर मास बोलना सही है, नहीं, आयनिक कंपाउंड में हम फार्मूला मास बोलते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में डिसॉल्व करके उसकी जो मोलैरिटी निकालोगे वो फॉर्मेलिटी में बोली जाती है, मोलैरिटी इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। वहाँ पर मोलैरिटी फॉर्मेलिटी सेम होती हैं, आप ये मान चलिए। बस हम जिक्र करते हैं मोलैरिटी में मोलर मास, उसमें कोवलेंट कंपाउंड होता है, जैसे नमक हो गया NaCl वगैरह, इसमें आयनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर फार्मूला मास का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोली जाती है। यानी मास का सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए नंबर ऑफ फार्मूला मास अपॉन नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से जब हम फार्मूला मास का, नंबर ऑफ फार्मूला मास का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट का मास दिया जाए उसमें उसके फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो उसे नंबर ऑफ फार्मूला मास बोला जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर्मेलिटी वही है जो मोलैरिटी है एक तरह से। तो अब इस तरीके से आपने ये इनका देखा। इनकी डेफिनेशन अगर बनाने के लिए पूछी जाए तो डेफिनेशन बनाना बहुत ईजी है, आप बना भी सकते हैं, जैसा लिखा वैसे ही डेफिनेशन। जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज़ द मोलैरिटी, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अगर हम आपसे पूछें मोलैरिटी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट ऑफ, पर केजी सॉल्वेंट, समझ में आ गया, यानी प्रति किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के उसे मोलैरिटी कहेंगे। तो चीज़ों को डिफाइन करना, जब अगर आपको फार्मूला पता है, चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो उसको आपको केवल डिफ़ाइन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अब जो आने वाले एग्ज़ाम से या जो भी एग्ज़ाम आजकल बोर्ड एग्ज़ाम जो चलते हैं उसमें ये नहीं पूछा जाता व्हाट इज़ द मोलैरिटी, व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। ये चीज़ें पहले पूछी जाती थी, व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी, व्हाट इज़ द मोलैरिटी, व्हाट इज़ द PPM है। हाँ, इनसे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, इनसे मतलब घुमाकर एक तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ मतलब लगे जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, साइंस है। ठीक है, तो इसलिए समझ में आ गया फार्मूला। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं आपको बताऊं, टेम्परेचर बढ़ाने पर मतलब कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो घटेगी, बढ़ेगी, चेंज होगी, क्या होगा वो बताने जा रहे हैं।
तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, पहली बात दिमाग में डाल लीजिए, याद कर लीजिए, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कुछ बातें बहुत ध्यान रखना। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में देखिए मास ऊपर होता है, मास नीचे होता है, बोलिए। तो यहाँ परसेंटेज मास बाई मास है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम होता तो चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मास नीचे भी है, मास ऊपर भी है, इसलिए टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन परसेंटेज मास बाई मास, वेट बाई वेट, वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम होगा तो चेंज होगा। नेक्स्ट आता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। भाई ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो जहाँ मास होता है तो वहाँ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा उससे कंसंट्रेशन अगर परसेंटेज में या पीपीएम में दी गई है उसमें देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है। हाँ, परसेंटेज का बात याद रखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ मास में नहीं इफेक्ट पड़ेगा, अगर वॉल्यूम अगर नीचे दे दिया गया तो इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ग्राम पर लीटर, तो कंसंट्रेशन अगर ग्राम पर लीटर में है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ तो यहाँ पर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो भाई चेंज विद टेम्परेचर, तो इसमें कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा टेम्परेचर, और कंसंट्रेशन में कौन सी यूनिट है ये, ग्राम पर लीटर, ओके। नेक्स्ट है आपके सामने मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की अगर बात करते हैं तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वॉल्यूम है भाई, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर वोलेटाइल हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन, भाई कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, मोलैरिटी भी ग्राम पर लीटर के हिसाब से चेंज हो रही है। हाँ, मोलैरिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी सॉल्वेंट, भाई नीचे सॉल्वेंट का मास दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मोलैरिटी भी टेम्परेचर के परिवर्तन से या चेंज होने पर मोलैरिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, नॉर्मलिटी में इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो नॉर्मलिटी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा नॉर्मलिटी में, नंबर ऑफ लीटर्स या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो लिखा चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, देयर इज नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, फॉर्मेलिटी में इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, क्यों, नंबर ऑफ फार्मूला मास अपॉन नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी नीचे वॉल्यूम है, मैंने अभी कहा भी था फॉर्मेलिटी मोलैरिटी के इक्वल एक तरह से है, इसलिए चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए, 4 यूनिट दी गई हैं, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, पीपीएम, बताइए कि टेम्परेचर परिवर्तन होने पर इनमें से कौन परिवर्तित होगा, तो मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी होती है, और आपकी फॉर्मेलिटी होती है, और आपकी नॉर्मलिटी होती है, ग्राम पर लीटर होता है, ओके। तो नीचे जहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया जाए तो आप समझ लीजिए टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उसका कंसंट्रेशन, उसकी यूनिट भी चेंज होगी, चाहे वो मोलैरिटी हो, चाहे फॉर्मेलिटी हो, चाहे नॉर्मलिटी हो, समझ में आ गया। हाँ, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है, तो नीचे मास है, इसलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी, समझ में आ गया। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन की, फॉर्मेलिटी की, जो जैसा कि हमारा पार्ट 3 वीडियो है, तो इस वीडियो में हमें फॉर्मेलिटी के बारे में, और अगर आप ये देखना चाहते हो तो एक बार देख लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, तो जब आप इसको आप नोट भी कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आज का हमारा पार्ट 3 वीडियो, मैंने जैसा कि आपको बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा अपलोडेड है वीडियो, आप लोग देख सकते हो। पार्ट 3 हम बना रहे हैं, और ये भी बता दूं दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए। 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट, और 12th में सॉल्यूशन चैप्टर, ये दोनों जगह है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब हम आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे पास ये बीकर है, और इस बीकर में अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है। जैसा कि हमने इसमें सॉल्यूट मान लिया, इसमें अल्कोहल है, ओके, और सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है। तो ये एक तरह से आपको पता है, जो ड्रिंक्स होती हैं उनमें
खासकर जैसे वाइन वगैरह है तो उसमें अल्कोहल होता है, C2H5OH फार्मूला है, और ये वाटर है, दोनों चीज़ें मिला दी, दोनों में आपको पता है अल्कोहल और वाटर दोनों आपस में घुल जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो भाई अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये हमने ले लिया 46 ग्राम सपोज, और ये हमने ले लिया 90 ग्राम 90 ग्राम। अब आपसे पूछा गया भाई इसका मोल फ्रैक्शन निकालो ईच कंपोनेंट का, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का निकालना है। जब दोनों का हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या हमें दिया गया पहले ये समझिए, 46 ग्राम अल्कोहल दिया गया, 90 ग्राम वाटर दिया गया है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन हमने क्या किया, इसको ए मान लिया हमने, किसको, सॉल्यूट को ए मान लिया और सॉल्वेंट को बी मान लिया, तो समझ में आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ए का, सॉल्यूट का निकालना है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बटे टोटल मोल्स, टोटल माने दो ही लोग तो हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट को ए माना है, सॉल्वेंट को बी माना है। तो आप जिसका पूछा जाए उसके मोल्स ऊपर कर दीजिए। अगर आपसे सॉल्वेंट का पूछा जाए तो सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो टोटल मोल्स नीचे रहेंगे और जिसका पूछा जाए उसके मोल्स ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए यहाँ तो मास दिया गया है, गिवन मास, ओके। अगर हमसे कहा जाता कि मास फ्रैक्शन निकालो, ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे मोल फ्रैक्शन है। अगर हमसे कहा जाता कि मास फ्रैक्शन निकालिए, मास फ्रैक्शन किसका, चलिए निकालिए सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का ऐसे निकालते, सॉल्यूट का मास ऊपर अपॉन टोटल मास 46 प्लस 90। ऐसे सॉल्वेंट का अगर पूछा जाता तो सॉल्वेंट का मास ऊपर बटे टोटल मास नीचे, तो इसे कहते हैं मास फ्रैक्शन, द्रव्यमान प्रभाज, इसे मोल प्रभाज, प्रभाज माने फ्रैक्शन, तो ये मास फ्रैक्शन। अब मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछ रहे, सॉल्यूट का मास ऊपर बटे टोटल मास नीचे, बट अब हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन किसकी, मोल फ्रैक्शन की, तो यहाँ मोल्स चाहिए, मोल्स इज रिक्वायर्ड हियर, बट mass fraction, mass is required here, but in question mass is given, mass दिया गया, moles is not given, that's why you should convert mass into moles, moles में convert करेंगे। तो how can you convert it, we know that the formula of number of moles, number of moles equal to the given mass upon molar mass, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सॉल्यूट के, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास उसका, ए माने सॉल्यूट, गिवन मास 46, अल्कोहल का मोलर मास कितना होता है C2H5OH, 12 2 जा 24, 5 एक 6 प्लस 16 24 और 22 यानी 46 ही होता है, तो 46 हो गया। और आपको बताएं गिवन मास किस में है यूनिट, गिवन मास ग्राम में, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, मोल आ गया, 1 मोल आया भाई यहाँ पर। ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के आए अल्कोहल के। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालना है, वाटर के, क्योंकि अल्कोहल को वाटर में डाला गया, वाटर ज़्यादा है इसलिए सॉल्वेंट है। तो गिवन मास सॉल्वेंट का और उसका मोलर मास सॉल्वेंट का, गिवन मास कितना 90 ग्राम बटे मोलर मास, भाई वाटर का मोलर मास 18 होता है, 16 प्लस 2 18 ग्राम पर मोल, 18 5 जा 90, तो 5 मोल आ गया। भाई मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स निकाल लिए मैंने, बड़े ध्यान से देखिए, मोल्स निकाल लिए। जब मोल्स निकाल लिए तो क्या करेंगे अब देखिए, मोल फ्रैक्शन पहले किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के मोल्स ऊपर है, तो सॉल्यूट के मोल्स कितने निकाले हमने, 1 मोल, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल्स कितने 5, 1/6 आ गया, ओके। अगर आप ध्यान से देखें इसी तरीके से सॉल्वेंट का आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट निकालेंगे तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या कितनी है, नंबर 5
अपॉन 1 + 5। देखो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बटे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टोटल 6 मोल्स हैं, 5/6 आ गया। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट, जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसका मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा, सॉल्वेंट ज़्यादा है। एक चीज़ और प्रूव कर देते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों का सम 1 होता चाहिए। सॉल्यूट का 1/6 है, सॉल्वेंट का 5/6 है, 6/6 बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से अगर आपने देखा हो तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन, आप इस पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप एग्जाम्पल्स हैं, इंटरेस्ट भी हैं कुछ, आप देखिए उनको, समझिए, नहीं आता कमेंट्स करिए, मैं बताऊंगा। क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लासेस में हम ईच एंड एवरी थिंग्स एक एक चीज़ बताना इतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप बिग क्वेश्चन साथ में लगाएंगे, आप कमेंट्स करिए सर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आपको बताने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद में फॉर्मेलिटी की। तो फॉर्मेलिटी डियर स्टूडेंट, फॉर्मेलिटी इज़ नथिंग जस्ट लाइक मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी मोलैरिटी की तरीके से होती है, बस फार्मूला मास होता है। देखो भाई मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं एक बार बता चुका हूँ, मोलैरिटी बराबर गिवन मास मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो गिवन मास मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स कहते थे। देखिए ये फार्मूला था, मोल पर लीटर, दिस इज ए मोलैरिटी, इसे क्या कहेंगे, मोलैरिटी। बस अब फॉर्मेलिटी में क्या हो जाता है, ये फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी में गिवन मास के अपॉन फार्मूला मास हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। और गिवन मास अपॉन फार्मूला मास को कह देते हैं नंबर ऑफ फार्मूला मास, नंबर ऑफ फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नथिंग, अब कहोगे सर मोलर मास और फार्मूला मास में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, मोलर मास जैसे हमने कहा HCl, जैसे हमने कहा H2SO4, हमने कहा एसिटिक एसिड, इनमें सभी में आपने देखा होगा इसमें मेटल्स नहीं है, इसमें सब के सब नॉन मेटल्स हैं। तो इसमें शेयरिंग है, मतलब शेयरिंग का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसे मॉलिक्यूल कहेंगे। इसका जो मोलर मास होगा, जैसे इसका H का 135.5 बराबर 36.5, ये मोलर मास, इसकी यूनिट भी क्या होती है, ग्राम पर मोल, ये मोलर मास होता है। तो इससे मोलरिटी बोलेंगे। अगर हमारा सॉल्यूट ये है जिस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हमारा सॉल्यूट NaCl है तो इसका एटॉमिक, इसका मास होता है हमारा 23 + 35.5 = 58.5, तो ये फार्मूला मास हो गया, इसे मोलर मास नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। ओके, तो इस तरीके से नॉर्मलिटी, वो मोलरिटी और फार्मलिटी में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के जो बेसिक्स हैं उन कौन कौन से हैं, उनकी फार्मूलाज क्या हैं, उनके बेस्ड थोड़े से शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स, उनमें उनका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे। आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं कि आप लोग इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाइए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन का एनसीईआरटी का इन टेस्ट है तो इन टेस्ट 2.1 या एक्सरसाइज में 1 पॉइंट जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर। और आई होप हम आपकी सभी क्वेश्चंस को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।